हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाली रैली को लेकर जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने कई राजनीति मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। करनाल के आज सभी साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि सब मिलकर जोश और उत्साह के साथ पार्टी का जो पहला मील का पत्थर है 5 साल पूरे होने का, उस उपलक्ष्य में भारी संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें। और 5 साल में जहाँ हमने जीरो से संगठन को खड़ा किया, शक्ति प्रदर्शन कर उस संगठन की भी ताकत दर्शाने का काम करें। निरंतर पीछे बूथ पर महिलाओं को मेंबर बनाने की, युवाओं को मेंबर बनाने की या पार्टी की जनरल मेंबरशिप के अभियान चलते रहे। अलग अलग हमारे प्रकोष्ठों ने कार्य कर अपने संगठन को प्रकोष्ठ लेवल पर मजबूत किया है। तो मुझे लगता है पिछले 2 वर्ष, पहला 2020 का कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा और 21 भी किसान आंदोलन के बीच में हमने स्थापना दिवस मनाया। मगर इस बार तो परिस्थितियाँ अच्छी है, किसान भी फारिग है, पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाने के लिए हम बनाएंगे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो कदम उठाया था नए झंडे नए डंडे का, वो कदम हरियाणा के लिए मजबूत साबित हुआ। हरियाणा की प्रगति के लिए उस कदम ने बड़े बदलाव लाने का भी काम किया। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो चौधरी देवीलाल की सोच थी कमेरे को सशक्त करने की, उसके ऊपर हम आगे बढ़े। 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ था, आपने कमेटी भी बनाई थी। 44 करोड़ रुपए का लॉस है, उसकी ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। 1 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में ऑलरेडी रिकवरी ऑफिसर से कर ली गई है, मगर 3 जिलों की अभी रिपोर्ट आनी है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके यहाँ पर तो गोश्त परचेजेस का भी मामला सामने आया, सरकार ने सख्ती से उसके साथ डील किया। और अब पूरे प्रदेश में जितने हमारे मिलर्स हैं उनकी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी कि कहीं पर भी इस तरह का ग्रेन शॉर्टेज या ग्रेन डैमेज हमें ना मिले। अभय चौटाला कहते हैं जमानत जब्त हो गई है जिला परिषद के चुनावों में, बहुत जगह जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप बताएंगे सर, आप पॉलिटिशियन हैं। मैं तो उनके ऊपर रिप्लाई करता नहीं, मगर एक चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 70 से ऊपर तो सिटिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर जिला परिषद का चुनाव जीत के आए। और ये बहुत बड़ी ताकत है जब पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़े। आपके यहाँ पर तो हमारे पदाधिकारी 6 तो सरपंच बने हैं, एक हल्का अध्यक्ष भी गांव का सरपंच बना। तो करनाल में इतने आ रहे हैं तो मुझे 22 जिलों के लिए कोई अलग परिभाषा देने की जरूरत है। सभी साथियों ने मेहनत करी है और मेहनत के बाद लोकल लेवल पर, ये तो भाईचारे का चुनाव है, उसके बावजूद भी पार्टी संगठन को मजबूत। अभी पहले देखते हैं क्या गतिविधि बनेगी। आज ही चेयरमैन बनाओगे, अभी शपथ तो लेने दो। आपके कार्यकर्ता कहते हैं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी कितनी दिली इच्छा? देखो, हर पार्टी संगठन के कार्यकर्ता की ये इच्छा भी और विश्वास भी होता है। मेरी तो एक इच्छा है कि पार्टी संगठन को जिस तरीके से 11 महीने में हम 10 MLA तक लेकर गए, जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मेरी लगाई है कि संगठन के विस्तार का, और केवल मात्र यहाँ नहीं, हमने राजस्थान में भी संगठन खड़ा किया है, हमने पंजाब में भी किया है, दिल्ली में भी किया है, गुजरात में भी हमने किया। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो संगठन का निर्णय होता है। जो जिम्मेवारी मेरी दी है उसको मैं निभाता रहूं। MBBS स्टूडेंट बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध चल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है। जहाँ बॉन्ड पॉलिसी की बात है, मेरी भी बैठक इस पे हुई। 3 विषय उन बच्चों के मेरे सामने आए। पहला कि जब वो MBBS करेंगे तो MD के और जब वो जाते हैं तो ये बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड हो गया। दूसरा उनका विषय था कि 7 साल बहुत लंबा है, इसको कम कर दिया जाए और जो इंटरेस्ट लगना है उस इंटरेस्ट की सबवेंशन गवर्नमेंट करे। इसके ऊपर मेरी चीफ मिनिस्टर से भी चर्चा हुई। आज माने राष्ट्रपति जी का दौरा है, मुझे लगता है कि जल्द इसका निष्कर्ष हम निकालेंगे, जहां म्यूचुअली
स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो और सरकार भी आने वाले समय में इसका लाभ ले पाए कि हमारा पढ़ा लिखा बच्चा दूसरी जगह ना जाकर नौकरी करे, हरियाणा प्रदेश की सेवा करे। उसके उपरांत एक रास्ता निकाला। कांग्रेस की गुटबाजी को एक राजनेता के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का अंत आ चुका है और अब ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो धीरे धीरे दिख रही है कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। आपने खुद अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के लिए देखा, जिनके सचिन पायलट को जो उनके डिप्टी सीएम रहे उसको ही गद्दार कह दिया। हरियाणा प्रदेश में आप आज गुत्था गुत्थी देख रहे हैं और अभी तो हिमाचल का रिजल्ट आने दो, हिमाचल में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था आज उसकी कोई चर्चा भी करता है। आपसी मतभेद लड़ाई के अंदर कांग्रेस आज इंटरनल ब्लास्टिंग पे है और मुझे लगता है जल्द कांग्रेस तोड़ों की ओर लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दावे किए गए और उनका कैंडिडेट 3000 वोट पे निपट जाता है। ये साफ जन संदेश है कि जनता ने उनको पूरी तौर पर निकारा है। सर, एक नाम हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिग्विजय समेत अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, जिसने संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, उन पर कुठाराघात किया, सारे देश में लोगों को उठा उठा कर जेलों में डाल दिया, यातनाएं दी गई, 2.5 साल तक लोगों को जेल में रखा हुआ। अब उसे इंदिरा गांधी का पोता संविधान और प्रजातंत्र की बात करे, वो शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे राज्य में काल में अनेकों सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया, तोड़ा इन्होंने। हमारा ये समय है जो इसमें भी कुछ प्रदेशों में हालात बिगड़े, लेकिन हमने संविधान की उस धारा का प्रयोग नहीं किया जिसके तहत चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान की, प्रजातंत्र की पूजा करते हैं। मैं भारत आज और हरियाणा आज चैनल के आरंभ होने के अवसर पर इसके सभी संचालकों को, इसके साथ जुड़े हुए सभी कर्मियों को मैं बधाई देता हूं और उनकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति के लिए कामना करता हूं। आज के समय में जो मीडिया है वो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी है, जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, आम जनता की आवाज़ उठाते हैं। इससे बढ़कर पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा इसके संचालकों को बधाई देता हूं और इनकी उन्नति की प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर DP जैन, बालाजी हॉस्पिटल, जींद। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बड़ी सौगात दी। बीते दिनों उन्होंने निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया। पंचकुला के सरकारी अस्पताल सेक्टर 6 में उन्होंने निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अंत्योदय सूचीबद्ध परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए प्रतिवर्ष से कम है, उन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जा रहे हैं। अभी पीछे 750 डॉक्टर्स को हमने अभी भर्ती किया था और आगे भी जो डॉक्टर्स हैं वो और ज़्यादा संख्या में हो, पैरामेडिकल स्टाफ और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए सरकार का प्रयास। सर, एक सवाल, जो चुनाव हुए हैं अभी, तो उसके अंदर बीजेपी की सीटें कम आई नहीं है, तो
तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे, देखिए, किसको जिम्मेदार ठहराओगे? ये मैं समझता हूँ कि समीकरण है। जब हमारे सरपंच के चुनाव में 20 में से 17 सरपंच बरवाला ब्लॉक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता चुन करके आए, आज जो परिणाम आए हैं, आज में जो बीडीसी के मेंबर्स हैं, सुबह से मेरे पास 6 बीडीसी के मेंबर बरवाला ब्लॉक के आज अभी मिलकर के आशीर्वाद लेकर के वो गए हैं। हाँ, जिला परिषद के चुनाव के अंदर जो उम्मीद थी उससे कम हमारे पास 3 मेंबर ऐसे हैं जो हमारे द्वारा समर्थित कह लीजिए या जो हमारी जो पार्टी की नीति से विचार से सहमत हैं, वो सुबह से मिल चुके हैं, मेरे को भी मिले हैं, अभी हमारे पार्टी के अधिकारी जो ऑफिस बेयर हैं उनको भी मिले हैं। तो अभी आगे देखिए कि जो आज मैं ये समझता हूँ कि समीकरण कुछ इस प्रकार से हुए कि हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर, गांव में से जब 20 में से 17 सरपंच हमारे आ सकते हैं, बीडीसी के 6 मेंबर हमारे 10 में से आ सकते हैं, तो गांव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का आधार है। और मैंने एक कैलकुलेशन की थी, मेरे को 2019 के चुनाव में जिस जिला परिषद के एक वार्ड के अंदर 5000 चुनाव वोट मिले थे, अब की बार 6000 समथिंग वोट जो है, 1000 वोट हमारा बड़ा है उनके अंदर। तो इसलिए ये कई बार समीकरण ऐसे बनते हैं या कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं, क्योंकि छोटा जितना चुनाव बन जाता है वो कास्ट बेस हो जाता है। चंद्रमोहन जी ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों और ज्ञानचंद गुप्ता जी की हार है और चेयरमैन हमारा बनेगा, शैलजा जी के आशीर्वाद से बनेगा। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, चंद्रमोहन जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने हरियाणा के सरकार पर निशाना साधा और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि खेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने लाखों बेरोजगारों और खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जयहिंद ने मुख्यमंत्री को सोटा दिखाते हुए चेतावनी दी है कि सरकार मेहनती खिलाड़ियों का कोटा वापस करे। जयहिंद ने सरकार और नेताओं को ललकारते हुए कहा है कि दम है तो वो खुद से एटी क्लैरिफाई करके दिखाएं। पानीपत के का जो इशू है आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, बहुत बड़ा इशू है। हरियाणा के अंदर जो हजारों नहीं लाखों बेरोजगारों का मामला है, एक का नहीं है, और जिसमें मुख्यमंत्री साहब ये सरकार पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रही है। मुद्दा नंबर 1, हरियाणा सरकार ने 3 साल में जाकर सीईटी करवाया था, जिससे कि दोबारा इनको नौकरी देनी थी बीसीडी ग्रुप की। 11 लाख लड़का ने फॉर्म भरा था सीईटी का, और उसमें यह क्लियर था कि ये क्वालिफाई होगा 50 नंबर लो और 40 नंबर, जनरल कैटेगरी 50, रिजर्व कैटेगरी 40 नंबर। और ये बात होने के बाद अब सरकार कह रही है कि जो पास करेगा हम तो उसकी मेरिट लेंगे बस 4 गुना। एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 वैकेंसी सरकार निकालती है, क्वालिफाई करते हैं मान लो 4 लाख बालक, और 1000 वैकेंसी अगर सरकार निकालती है सीईटी के द्वारा, तो सिर्फ 4000 बालकों ने बुलाओगे। 3,96,000 बालक का सीईटी कूड़े में जाओगे, कोई यूज नहीं है उसका। फिर सरकार ने सीईटी के फॉर्म के अंदर यह कहा कि भाई जो कैटेगरी है खिलाड़ियों की उसके तहत फॉर्म भरवाएगा। आप लोगों को ध्यान होगा कि करीब 6 महीने पहले सरकार ने 3% कोटा जो खिलाड़ियों का था वो खत्म कर दिया था, और ये आपने देखा होगा वो सोटा लेगा हम पिछली बार भी घूमे थे, तो जब पिछली बार वो सोटा लेगा हम घूमे थे तो ये 3% जो खिलाड़ियों की रिजर्वेशन थी वापस हुई थी।
अब सरकार ने क्या करा है, ध्यान से सुनियो, सरकार ने ग्रुप सी से जो सीईटी के अंतर्गत 453 डिपार्टमेंट हरियाणा के आते हैं, सीईटी के द्वारा जो नौकरी लगनी है उसमें से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में ही इन्होंने नौकरी दी है, पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स। पुलिस की आप लोगों को पता 3-4 साल हो गए अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई। खेल डिपार्टमेंट में कितना ना भर्ती करते हैं, अब ये कह रहे हैं 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, हम भर्ती करेंगे। 50,000 वैकेंसी मतलब 3% कोटा, करीब 1650-1700 वैकेंसी, तो करीब 1500 वैकेंसी खिलाड़ियों की खा गई है। मैं आपके सामने ये प्रूफ है, ये तो सरकार का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप देखो, मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है, इनमें दे रखा है गृह विभाग, खेल विभाग व शिक्षा। ये आप थोड़ा नजदीक से देखोगे सकते हो, ये नोटिफिकेशन 7 अड़ी का। तो जो खिलाड़ी थे हरियाणा तो खिलाड़ियों के नाम से जाना जा है। इसमें इन्होंने क्या कारगुजारी करी, ताकि ये जैसे है इन्होंने कर दिया ग्रुप सी उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए होगा 3% कोटा। मुख्यमंत्री साहब मूछ रखे, क्या नहीं करे, क्या तो करें बोले भाई मर्द है यो मूछ रखे, तो मूछों से तो कोई मतलब नहीं होता मर्द का। अगर मूछ रखा है वो ये मर्द है, मर्द तो जुबान का बताया करें। और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं जुबान पे टिक नहीं रहे। अब क्यों नहीं टिक रहे मैं दिखा रहा हूं। अब इन्होंने क्या करा, नीचे देखो, चुनिंदा विभागों में मिलेंगी नौकरी। चुनिंदा मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया। और अब ये जो पिछली बार वो आंदोलन हुआ था, आप लोगों को सबको ध्यान है क्योंकि मैं पानीपत भी आया था उस दौरान। ये सीएमओ का ट्वीट है। इस सीएमओ के ट्वीट में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने आज बैठक में खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी में नौकरी 3% दर से आरक्षण जारी रखने, ये देखो ये उसका ट्वीट है मुख्यमंत्री साहब का। ये मुख्यमंत्री साहब का ट्वीट है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा था कि भाई हमने वापस कर दिया। ये हमारे हरियाणा के खेल मंत्री हैं, खिलाड़ी होने के बावजूद इससे निकम्मा खेल मंत्री धरती पर नहीं मिलेगा। इसने खिलाड़ी और खिलाड़ियों का और खेल का नाश करना है। ये लिख रहा है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठे हुए यार स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत ग्रुप सी में दर से आरक्षण जारी रखने। ये ध्यान से देखो आप, ये फद्दू बनाने का इनका काम है कि खिलाड़ियों का फद्दू बनाओ, कैसे पागल बना उसको। फिर है ये ट्वीट है तीसरा, पंकज नैन, ये डायरेक्टर है स्पोर्ट्स का, ये भी कह रहा है कि 3%। इन्होंने पूरा अपने आप में डोंडराबाजी सारा सब कुछ करा। फिर इन्होंने एक पोस्टर जारी करा, खिलाड़ियों का विकास सरकार का प्रयास। इसमें ऊपरली सबसे ऊपरली लाइन में ग्रुप सी का जो का सेम कोटा नु जारी रखना है। एक बार आप अच्छी तरह एक बार वो आ जाएगा फिर आपकी उसमें। ये फिर इन्होंने खबरें छपवाई थी, खिलाड़ियों का 3% बहाल किया। ये देखो कैसे मतलब पागल बनाते हैं। ग्रुप सी में खिलाड़ियों का 3% कोटा बहाल। अब ये काम कर रही है सरकार कि ये कहती है सीईटी क्वालिफाई होगा। तो अब हमारी डिमांड 2 है बस मुख्यमंत्री साहब से। अब मानने नहीं, मेरा मुख्यमंत्री की आत्मा पे शैतान बैठा है या खट्टर साहब हिटलर बन गए हैं, समझ नहीं आ रहा। या इनको पॉलिसी बताने वाले लोगों में दिमाग नहीं है, बिल्कुल पैदल है दिमाग तय। अब लाखों जो नौजवान बालक हैं, युवा हैं, धक्के खाते घूम रहे हैं और फिर ये इस तरह की पॉलिसी लाके उनको स्ट्रेस में डाल, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे पास बड़का ये फोन आने लग रहे हैं, भाई कति मरने का जी है, सुसाइड करने का जी है। तो मैं तो कह रहा हूँ ये सुसाइड करने की तो जरूरत है नहीं किसी ने, लेकिन सरकार को हम यह बतावे हैं भाई ये कौन सी पॉलिसी है, आप अपनी जुबान पे क्यों नहीं रह रहे। 50,000 वैकेंसी आप कह रहे हो हम निकाल लेंगे, तो खिलाड़ियों की तो एक भी नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ टॉप के बालका ने लेंगे 4 गुना ना। अगर आप 5,000 वैकेंसी भी निकालोगे तो आप टॉप के बालक में 20,000 हो गए।
क्वालिफाई करेंगे 4 लाख। तो वे जो और बालक 3,80,000 है वो कि जाएंगे, उनको क्यों नहीं मौका? तो जो सीटी के लिए क्वालिफाई बिल्कुल ओनली और कुछ नहीं, जहां पे भी वैकेंसी निकला है क्वालिफाई को उसको मौका मिलना चाहिए हर भर्ती में। और हरियाणा के 11 लाख बालक, ये मान के चलो अकेले पानीपत जिले में 50,000 बालक भर रहे हैं, एवरेज निकालना तो 50,000 के आसपास आती है एक जिले की। उससे सीईटी में खिलाड़ियां कोटा खाने लग रहे हैं। तो फिर ये जो कोचिंग करवाने वाले हैं, ये एकेडमी चलाने वाले हैं, जब नौकरियां नहीं मिलेगी तो कौन कित जाएगा भाई? तो इसको लेके हमने 3 तारीख डिसाइड करी थी, 3 दिसंबर, लेकिन उसको चेंज कर दिया क्योंकि एचटेट का पेपर है 3 तारीख का। तो 6 दिसंबर मंगलवार रोहतक में राज्य कार्यालय बीजेपी ऑफिस के बाहर दंगल करवाएंगे हम, जिसमें सीईटी क्वालिफाई और खेल कोटा बहाली, ये 2 डिमांड होंगी। और उसके ऑफिस के बाहर दंगल होगा और उसको प्रोटेस्ट भी कैसे हो और इनाम भी देंगे। और उस दंगल में हम देखेंगे, हम पूछेंगे बीजेपी के। और सबसे बड़ी एक और समस्या समझ में नहीं आ रही, मेरा तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुद्दा बिल्कुल नौजवानों का मुद्दा है, रोजगार का मामला है। बेरोजगारी की वजह से नशा फैल रहा है, पूरा हरियाणा नशेड़ी होने लग रहा है। फिर जब नशा करेगा कोई तो फिर वो क्राइम करेगा। आप लोग क्राइम देख रहे हो कितना हो रहा है। तो सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं, 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। 5 लाख वैकेंसी जब खाली पड़ी है, उन्हें भर क्यों ना देते? खाली का क्या करोगे उनका? अकेले 30,000 वैकेंसी, करीब 25-30,000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस में खाली हैं। अकेले 50,000 वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं। अकेले 25,000 के आसपास वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं। ये तो मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट बताए हैं, 1 लाख तो इनकी होगी। सरकार कह रही है कि भाई भरेंगे। 2024 के चुनाव के चक्कर में ये बच्चों को ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे, ऐसे ही पागल बनाएंगे। तो हम 6 तारीख को वहां पे दंगल करवाएंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर। और हम ये कहना चाहें मुख्यमंत्री साहब, ये जो मूछ राख रहे हो, इन मूछा ने पाड़ लेंगे ये बालक। ये बेरोजगार हैं, मूछ राखने दे कोई मर्द ना, अपनी जुबान पर है, अपनी जुबान पर रहो, ताकि आपको ये कहा जा जो कही थी वो कर दिया कम से कम। और उसके लिए सभी खिलाड़ियों को, सभी सीईटी के उम्मीदवारों को हम 6 तारीख मंगलवार रोहतक मानसरोवर पार्क में 11 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से फिर निकलेंगे बीजेपी ऑफिस के बाहर। वहां पे दंगल होगा और हम सबको कहें खिलाड़ी अपना अपना सामान लेगा आओ, बैट बॉल खेलनी है बैट लिया, बेसबॉल वाले बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, पहलवान है अपनी लंगोटी बांध जाइयो शिरक है भाई। सारे खिलाड़ियों को भी मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई जिन दौरे सोटा हो सोटा ले आइयो। बाकी वो सोटा जो है, यो सोटा पिछली बार भी लेकर आया था कोटा, और ईब ने फिर दिखावा है इस सरकार ने कहता ये डिमांड मान ले। 2 डिमांड है, सीईटी क्वालिफाई कर दे और यो खेल कोटा पूरा कर दे। अरना दे खट्टर साहब नींद नहीं आने देंगे, सोने नहीं देंगे, पहले बता दें। और हम सबको ये बात कह रहे हैं, एक बात और समझ में नहीं आ रही, ये विपक्ष वाला था इनने के बांग पे रखी है, उठते गुनिया सांसा नहीं काट दे। जो मुद्दे हैं यो विपक्ष कति मरा पड़ा, कति मुर्दा हो रहा है, समझ में नहीं आ रही बात मारत है। तो इन्हें डरा रही होगी भैया सरकार, हम तो डरते कौन है। सीधी बात है, ये मुद्दे लेके आप लोगों को हमने बता दिया। अगर भाई ये जितने भी मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री साहब 6 तारीख तक का टाइम है। सीईटी क्वालिफाई करो और यो खेल कोटा बाल करो। ये नहीं चलेगा जो आप लोग ये बदमाशी कर रहे हो बेरोजगारों के साथ, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये था जी, कोई क्वेश्चन होता? जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर।
होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। अंबाला एसटीएफ ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 13 क्विंटल 44 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है। बता दें कि अंबाला एसटीएफ को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी। राजस्थान से कबाड़ के एक ट्रक में छुपाकर नशे के खेप को अंबाला लाया जा रहा था। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित 2 आरोपियों को काबू कर लिया है। ये बुक्की बरामद हुई है और एसटीएफ की टीम ने जो स्पेशल कार्रवाई करी है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैं भी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आ गया था और मुलाजिम जो मुजरिम है वो भी 2 बंदे अरेस्ट करके वहाँ पर बैठाए हुए हैं और सारा जो एनडीपीएस का जो सामान पकड़ा गया है ये सारे कट्टों में सील किया हुआ है और एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैंने सारे कट्टों में अपने साइन भी कर दिए हैं और पुलिस स्टाफ ने भी उसमें अपने साइन कर दिए हैं। सर कौन सी टीम ने कार्रवाई की? एसटीएफ ने ये सारी कार्रवाई करी। देखिए, जो आज चैनल लॉन्च हुआ है, मैं लॉन्च करने वाले सभी जो इसके मालिक हैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो भारत आज चैनल है समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेगा और समाज में जो सरकार के प्रति भी सरकार इतना काम कर रही है, मैं समझता हूँ उसका भी प्रचार प्रसार करने का काम करेगा। धन्यवाद। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। यमुनानगर में आरटीए विभाग इन दिनों फुल एक्शन मोड में है और विभाग ने नियम कायदे तोड़ने वालों पर पैनी निगाह बनाई हुई है। बता दें कि आरटीए विभाग ने नवंबर के ही महीने 300 ओवरलोड वाहनों के चालान काटे हैं और इससे 1 करोड़ 72 लाख के तकरीबन रकम को वसूल किया है। आरटीए विभाग तकरीबन लगातार ओवरलोड वाहनों के 24 घंटे 2 टीमें लगाकर मुस्तैदी से इनके चलान किए जा रहे हैं। इस महीने तो जो हमारी चलान की कंपोजिशन है वो पिछले 4-5 महीने से सबसे ज़्यादा है। यमुनानगर में आरटीए विभाग इन दिनों एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ चालान विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। नवनियुक्त आरटीए उर्मिल शौकीन के पास आरटीए विभाग का एडिशनल चार्ज है। उनके ज्वाइनिंग के बाद 11 नवंबर से चालानिंग शुरू की गई और आज 29 नवंबर तक 300 ओवरलोड वाहनों के चालान कर 1 करोड़ 72 लाख के सरकारी खजाने में जमा किए गए। मोटर व्हीकल ऑफिसर सुरेंद्र रोडू ने जानकारी देते हुए बताया कि ओवरलोड वाहनों पर विभाग की पैनी नजर है और कोई भी ओवरलोड वाहन यमुनानगर जिले से क्रॉस नहीं हो सकता। आरटीए विभाग तकरीबन लगातार ओवरलोड वाहनों के 24 घंटे 2 टीमें लगाकर मुस्तैदी से इनके चलान किए जा रहे हैं। इस ओवरलोड के ऊपर तकरीबन लगाम लग चुकी है और पिछले 3-4 महीने से इस महीने तो जो हमारी चलान की कंपोजिशन है वो पिछले 4-5 महीने से सबसे ज़्यादा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारी कंपोजिशन 1 करोड़ 25 और 40 लाख से ज़्यादा नहीं गई थी। इस चीज़ को और ज़्यादा सख्ताई से लागू किया गया और जिस हिसाब से 24 घंटे हमारी टीम रोड पे रहती है, इस महीने अब तक तकरीबन 300 के करीब चालान किए गए हैं ओवरलोड वाहनों के और उनसे 1 करोड़ 70-72 लाख रुपए कंपोजिशन सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई है। और इसी तरह से टाइम टू टाइम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारे कार्यालय के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। अब फॉग सीज़न जैसे अब शुरू हो चुका है, ट्रैक्टर ट्रालियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं हम। इस चलानिंग के कार्य के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हमारे कार्यालय के द्वारा सुचारू रूप से की जा रही है। जैसे हर बुधवार को कमर्शियल वाहनों की पासिंग की जाती है। आरटीए मैडम के द्वारा पासिंग पे
बिल्कुल सख्ताई से रिफ्लेक्टर टेप और रिफ्लेक्टर जो हैं उनको प्रॉपर आगे पीछे साइड में इंस्टॉल करवाया जाता है, स्लोगन लिखवाए जाते हैं। जिस गाड़ी पे प्रॉपर अच्छे बड़े बड़े रिफ्लेक्टर नहीं हैं उन वाहनों को बिल्कुल सचिव आरटीए के द्वारा पास नहीं किया जाता। आरटीए की 2 टीमें 12 घंटे की 2 शिफ्ट में लगातार ओवरलोड वाहनों पर निगाह रखे हुए हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक के चालान किए गए, तो वहीं नवंबर में आरटीए विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए ये आंकड़ा भी पार कर लिया और नवंबर महीने में ओवरलोड वाहनों के 2.25 करोड़ के चालान किए गए हैं। हरियाणा आज के लिए यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे। हरियाणा में एमबीबीएस के छात्रों के द्वारा की जा रही हड़ताल को अब आम जनता और समाज सेवी संगठनों का समर्थन मिल गया है। बता दें कि रेवाड़ी में नागरिक कमेटी बनाकर लोगों के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया है। शहर के सुभाष चंद्र बोस पार्क में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एम्स बनाओ संघर्ष समिति सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए और यहां से रोहतक के लिए रवाना हो गए, जहां पर वो मेडिकल छात्रों के धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। एमबीबीएस के छात्रों पर लागू की गई फीस वृद्धि और बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में मेडिकल छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं रेवाड़ी में अब आम नागरिक भी छात्रों के समर्थन में उतर चुके हैं। रेवाड़ी में नागरिक कमेटी बनाकर लोगों ने रोष जाहिर किया। सुभाष चंद्र बोस पार्क में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एम्स बनाओ संघर्ष समिति सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए और यहां से रोहतक के लिए रवाना हो गए। कॉमरेड साहब, अब आप रोहतक के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरीके से क्या समर्थन करने जा रहे हैं? अभी हम रोहतक पीजीआईएमएस के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं करीबन 1 माह से, सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ और उनकी जो जायज़ मोस्ट लेजिटिमेट डिमांड की मांगों के समर्थन में आज हम जा रहे हैं। हम उनके धरना स्थल पर जाएंगे, तिकोना पार्क पे इकट्ठा होंगे। रोहतक शहर के नागरिक हमारा अभिनंदन करते हुए हमको लेकर जाएंगे वहाँ तक और हम धरना स्थल पर बैठेंगे और हम एक ही बात कहने के लिए जाएंगे कि हम रेवाड़ी के नागरिकों की तरफ से आए हैं और हम ये कहने के लिए आए हैं कि शाबाश बेटे और बेटियों, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई समाज को, समाज को जिंदा रखने की लड़ाई है। आप संघर्ष करो, हम नागरिक आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। सरकार जो भ्रांति फैला रही है कि मलाई खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, डॉक्टरों के खिलाफ एक नफरत का जो बीज पैदा करती सरकार, जो भाजपा का गुण है ये कि डिवाइड एंड रूल, हम उसका जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे घर के बेटे और बेटियां हैं और ये आप किसी के सौपन को रोक देगा। मैं इस देश में प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्या मेरे प्रधानमंत्री बनने के सौपन को आप रोक सकते हो? डॉक्टर बनने का सौपन लेने वाले के ऊपर भी ये जो पॉलिसी है ये उसको धराशायी ही कर देगी। 40 लाख बचपन में बच्चे को कर्ज में डुबो दिया और वो पूरी जिंदगी कर्ज तारता रहेगा। बिल्कुल कॉमरेड साहब, जैसे एक तरफ स्किल इंडिया की बात होती है, दूसरी तरफ 40 लाख रुपए का इस तरीके का बॉन्ड लगा देना, कैसे देख रहे हैं इसको? जन विरोधी है, समाज विरोधी है। ये 40 लाख के नाम से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाई से दूर करना चाहते हैं। एकमात्र साजिश है, मुट्ठी भर लोग रहें, वही डॉक्टर रहें और लोग उनके नीचे रहें, एक गरीब का बच्चा आगे ना आए। सरकार तो करीब लोन दिलाएंगे बैंक से। सरकार के मेडिकल छात्रों ने 3 दौर की बातें हुई, उन्होंने कहा कि आप जॉब की गारंटी दीजिए, जॉब की कोई गारंटी नहीं है।
परंतु लोन आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आज के दिन ऑन रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर 25% डॉक्टरों की पोस्ट वैकेंट है। तमाम पीएचसी सीएचसी के अंदर कैजुअल पे डॉक्टर लगाए हुए हैं। डॉक्टर 2014 से 2022 तक कोई परमानेंट पोस्ट को फिलअप नहीं किया गया है, खाली पड़ी है। तो जॉब की गारंटी नहीं और आप 40 लाख लोन दे दो हमको, लोन सरकार के पास चला जाएगा, सरकार लोन लेके भाग जाएगी। ये अडानी अंबानी की औलाद है ये। और 40 लाख वो बच्चा है, उसको ब्याज के समेत जो बैंक जो लोन देगा वो ब्याज के साथ देगा। वो एक कैलकुलेशन अगर हर साल किस्त भरी गई तो 81 लाख रुपया बनता है। 81 लाख को लोन देगा नहीं, उसके घर को नीलाम कर लिया जाएगा। जो सौपन आया था डॉक्टर बनने का और अपने घर चला गया। यहाँ से रोहतक के लिए कितने लोग रवाना? रोहतक के लिए हमारी एक बस है फुल फ्लैश और हमारे बहुत सारे साथियों के पास, डॉक्टरों के पास अपने वाहन है और यहाँ कम से कम 300 करीब आदमी हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं। क्या कुछ रहेगा वहाँ जाकर के? कितने दिन का? हम आज जाएंगे, शाम तक रहेंगे, उनका समर्थन देंगे, उनको कहेंगे कि ये हमारा एड्रेस है, जो भी जरूरत हो आप हमको बताएं और फिर रेवाड़ी को हम फिर इकट्ठा करेंगे। इस आंदोलन को हम गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर आर.बी. यादव IM में रेवाड़ी से प्रेसिडेंट हूँ। किस तरीके से देखते हैं 40 लाख की जो लोन पॉलिसी डाली है छात्रों पर? देखिए, अभी जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, तो सरकार ने MBBS के न्यू एडमिशन पर ये पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी लगाई है कि इसमें 7 साल सरकारी सर्विस करें और नहीं तो इसमें बॉन्ड दें। वो 36 से 40 लाख का है और साथ ही साथ इसमें एक बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट है कि बैंक के साथ एग्रीमेंट होगा। तो इसमें हमारी IM में रेवाड़ी और IM में हरियाणा पूरी स्टेट बॉडी, उन जो बच्चे जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं, उन मांग के पूर्ण समर्थन में है। और हमारी भी ये सरकार से मांग है कि इस पॉलिसी को जितना जल्दी हो सके या तो हटाया जाए या इसकी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच निकाल कर उसका उचित समाधान निकाला जाए। सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी को अच्छा बता रही है, बैंक से लोन देने की बात कर रही है, आप नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हैं। यदि पॉलिसी अच्छी होती तो स्वाभाविक भाव से बच्चे इतने दिनों तक इतनी लंबी स्ट्राइक पर नहीं बैठते। जो हमारी उन बच्चों की जो मांग है उनमें एक है कि सरकार 7 साल का बॉन्ड लगा रही है, तो उसके नुकसान हमें दिख रहे हैं कि जो बच्चा आज MBBS करके निकलेगा वो जब PG में जाएगा तो PG में जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस होगी। क्योंकि एक बच्चा जो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर सकता है, वो बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकता है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले सकता है, वो 7 साल गांव में सर्विस करेगा। तो हो सकता है कुछ पारिवारिक स्थितियां, कुछ समय के अनुसार वो पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाए, तो हो सकता है सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट बनने में उसको समस्याएं आए। दूसरी समस्या ये भी है कि सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि हम 100% बच्चों को जॉब दे रहे हैं। और ऐसा अभी ये हो रहा है कि पीछे से कुछ वैकेंसीज निकली थी, 700-800 वैकेंसी निकली और 2000-3000 बच्चे पहुँचे। तो वो 700 से 800 बच्चों के लिए जो आज के टाइम में 2000 बच्चे निकल रहे हैं, तो आने वाले आज के 5 साल बाद में जब हमारे यहाँ लगभग हरियाणा से 1500 से 2000 बच्चे MBBS करके निकलेंगे, तो क्या सरकार हर बच्चे को जॉब दे पाएगी? तो ऐसा सरकार ने एक बार भी नहीं कहा है कि सबको मैंडेटरी जॉब देंगी। जब आप जॉब भी नहीं दे सकते हो तो बॉन्ड में क्यों बांधा रखना चाहते हैं? तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों में इनसिक्योरिटी है कि उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, सरकार का ये कहना है कि गाँव में या फिर हम गरीब जनता के लिए हम चिकित्सक सेवाएँ सिक्योर करना चाहते हैं। तो हमारा इसमें मानना थोड़ा डिफरेंट है। क्यों ना हम सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाएं कि हम डॉक्टर्स या जो भी बच्चे जो डॉक्टर बने वो स्वेच्छा से अपनी काम करें वहाँ जाके। आज भी हमारे बहुत सारे गाँवों में PHCs, जो CHCs, PHCs हैं, वहाँ बेसिक नीड्स पूरी होने की बेसिक सुविधाएं वहाँ नहीं है। हमारी फीमेल डॉक्टर्स लड़कियाँ जब वहाँ जाती हैं तो एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है, रहने के रेजिडेंस नहीं है, या हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, या पर्याप्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर वहाँ पे काम कर सके। तो हमारी तो सरकार से ये पूरी मांग है कि जितना जल्दी हो सके इस बॉन्ड को हटाया जाए या प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी हमारी ही है, तो सरकार ज़रूर उन बच्चों की बात सुनेगी और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना समाधान निकालेगी। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ
डॉक्टर विजय भार्गव मनोचिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ आए हुए सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर इस मुहिम में शामिल होने आए हैं। किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो दो बात पे निर्भर करता है। एक तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है, दूसरा वहाँ के नागरिकों की हेल्थ कैसी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 25% बच्चे जो हैं इंडिया से 12th के बाद फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। इससे हमारे कंट्री को नुकसान भी हो रहा है। लोग डॉलर में पे कर रहे हैं और वहाँ सोचते हैं कि बेटर पढ़ाई होगी, बेटर एम्प्लॉयमेंट होगा। क्यों नहीं हम अपने कंट्री के अंदर बेटर एजुकेशन लाएं। तो जिस तरीके से आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं कि फॉरेन में जाता है, ड्रोन पॉलिसी अब यहाँ के छात्रों पर थोप देना, कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, कोई भी आप है ना, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम जो है उसमें आप ये देखेंगे कोई भी आदमी अगर तरक्की करना चाहता है तो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था बाधा नहीं बननी चाहिए। क्योंकि बच्चे पीजी करने जाएंगे तो कैसे जाएंगे अगर बॉन्ड है तो। और इसमें कोई भी ऐसा इन्होंने क्लियर पॉइंट नहीं बताया है कि अगर बच्चों को नौकरी नहीं दी जाएगी तो भी उनको 40 लाख रुपए देने, अगर वो पीजी करने जाएंगे तो भी उनको 40 लाख रुपए देने। तो ये तो उचित नहीं है। और चूँकि एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चों ने फॉर्म तक नहीं भरे हैं। आप सोचिए, बच्चे पहले 1 साल लेट थे, कोरोना की वजह से 6 महीने और लेट हो गए हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है। डॉक्टर और समाजसेवी लोगों ने कहा कि वो रोहतक जाकर मेडिकल छात्रों को समर्थन देकर ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में मेडिकल के छात्र अकेले नहीं हैं, बल्कि रेवाड़ी की जनता भी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस नियम से आने वाली पीढ़ी पर सीधा असर पड़ेगा। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे। बीते दिनों एनआईए के द्वारा हरियाणा में छापेमारी की गई, तो वहीं यमुनानगर में छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम सिमरजीत सिंह बाबा को अपने साथ ले गई है। लंबी पूछताछ के बाद एनआईए टीम सिमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर साथ ले गई। गौरतलब है कि सिमरजीत सिंह बाबा का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। चली जाएगी आप लोगों को। कहाँ पहुंचे भाई? टीम चलेगी तो तेरी ब्याह की एल्बम बनाई ये वो
नहीं कोई पानीपत के नलवा कॉलोनी में दहेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित का शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया। 26 वर्षीय मृतका दीपा की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष दहेज मांगने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, जो आज चैनल लॉन्च हुआ है, मैं लॉन्च करने वाले सभी जो इसके मालिक हैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो भारत आज चैनल है समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेगा और समाज में जो सरकार के प्रति भी सरकार इतना काम कर रही है, मैं समझता हूं उसका भी प्रचार प्रसार करने का काम करेगा। धन्यवाद। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। अंबाला कैंट में 12वीं के छात्र के द्वारा आत्महत्या किए जाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पढ़ाई के डर से 12वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या जैसे खौफनाक कदम उठा लिया। मृतक छात्र ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने खुद को जिम्मेदार लिखा है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा था, एक लड़का था जसन जगदीश चंद्र, ये अपना महेश नगर का रहने वाला था। कल इसके माता पिता चले गए घर पे, ये अकेला घर पे था, 12वीं में पढ़ता था और ये पढ़ना ही चाहता था कि तो पहले यहाँ से जो हमारे बारे सूचना मिली, कहने लगे भी छत से गिर गया है। उसके बाद इसके पिताजी को बात पता लगी जैसे, तो भी इसने अपनी पढ़ाई की वजह से तंग होकर पढ़ाई पूरी नहीं करना चाहता था और इसने अपना फांसी लगा दी। कोई सुसाइड नोट अभी तक तो हमारे नहीं है सब कुछ। 17 साल काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, प्लम्बर काम करते हैं। क्या नाम था मृतक का? मृतक का जसन था। कितने भाई थे ये? 2 भाई थे। जैसे कि आज अभी मेरे संज्ञान में आया है कि भारताज व हरियाणा आज का एक नया चैनल लॉन्च किया गया है। तो हमारी तरफ से पूरी टीम को जिन्होंने इन चैनल को लॉन्च किया है उनको मुबारक हो। व साथ साथ हमारा एक ये भी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता करेंगे। आमजन की आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। वह सरकार के जो भी टाइम टू टाइम प्रोग्राम है जो लॉन्च होते हैं उसको भी आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करोगे। दोबारा से हम ये कहना चाहेंगे कि इससे सरकार को एक लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में निष्पक्ष पत्रकारिता का एक नया आगाज भी होगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र कादान, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल जी। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।
ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हरियाणा आज।